हेलो दोस्तों, तो पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। ऑलरेडी मैं 2 पार्ट्स बना चुका था और वो अपलोड भी हो चुके थे, ठीक है ना। बट ये पार्ट नंबर 3 अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद, ठीक है। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं इस वाली बुक को बनाने के लिए, तो मैंने सोचा जहाँ रुका हुआ वहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर जो जो पोर्शन रुका हुआ है मैं उसको भी बनाऊंगा, टेंशन मतलब सारा बनाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 की। ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इस डिफरेंस को मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो की फॉर्म में भी डालूंगा ताकि वो डिफरेंस सेक्शन में भी चला जाए। क्लियर हो गया। बाकी इसके आगे मैं कंटिन्यू कराऊंगा इस पार्ट में, बट मैंने बोला ना, इसको एक वीडियो की फॉर्म में तोड़ूंगा और उसे डिफरेंस की फॉर्म में भी डाल दूंगा, ठीक है ना। तो अभी तो हम बात कर लेते हैं स्थिर कारक और परिवर्तनशील कारक के बीच में अंतर क्या होता है, कि स्थिर कारक क्या होते हैं और परिवर्तनशील कारक क्या होते हैं। स्थिर को बेटा फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं, फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं, और परिवर्तनशील को वेरिएबल फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले परिभाषा। स्थिर कारक यानी जो फिक्स फैक्टर होते हैं वो होते क्या है। तो स्थिर कारक वे कारक होते हैं जिन्हें अल्पकाल में, अल्पकाल मतलब होता है जब आपका टाइम पीरियड आपके पास कम होता है, यानी शॉर्ट रन की बात कर रहा है, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, जो मर्जी बोलो, ठीक है ना। तो इसको शॉर्ट रन के अंतर्गत, यानी जो अल्पकाल, यानी जब आपके पास कम टाइम होता है उस वक्त इसने कहा इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो स्थिर कारक वे कारक होते हैं जिन्हें अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि जो परिवर्तनशील कारक होते हैं ये वे कारक होते हैं जिनको अल्पकाल में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी इनको चेंज किया जा सकता है। क्लियर हो गया। देन पॉइंट नंबर 2, अस्तित्व यानी होना। क्या ये होंगे या नहीं होंगे? तो उसने बोला ये कारक केवल अल्पकाल में ही मौजूद होते हैं, यानी ये कारक केवल अल्पकाल में ही अस्तित्व में होते हैं, जबकि ये जो परिवर्तनशील कारक है ये आपको अल्पकाल यानी जब टाइम पीरियड कम चल रहा होता, छोटा टाइम पीरियड होता तब, और दीर्घकाल यानी बड़े टाइम पीरियड, दोनों में ही ये देखने को मिलता है, दोनों में मौजूद होता है। तो दोनों पॉइंट्स को ढंग से समझ लो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। परिभाषा में मैंने बोला स्थिर कारक वे कारक होते हैं जिन्हें अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इनको शॉर्ट रन के अंतर्गत चेंज नहीं किया जा सकता, बट ये वो कारक होते हैं जिन्हें अल्पकाल में परिवर्तित किया जा सकता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, अस्तित्व यानी होना। तो ये कारक केवल अल्पकाल में ही अस्तित्व में होते हैं, जबकि परिवर्ती कारक जो होते हैं वो अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में ही क्या होते हैं? अस्तित्व में होते हैं। यहां तक फटाफट से उतार लीजिए, पहले 2 पॉइंट समझ लो, ठीक है ना, फटाफट से। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। उत्पाद के संबंध, यानी उत्पाद के साथ क्या संबंध होता है, उत्पाद के साथ क्या संबंध होता है। तो स्थिर कारकों का प्रयोग उत्पादन में परिवर्तन होने से परिवर्तित नहीं होता, यानी अगर आप उत्पादन में परिवर्तन करते हो तो भी फिक्स फैक्टर यानी जो हमारे स्थिर कारक होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होगा, बट परिवर्तनशील कारकों का प्रयोग उत्पादन में परिवर्तन के साथ ही परिवर्तित हो जाता है, यानी जैसे जैसा आपका उत्पादन में परिवर्तन होगा ये कारक भी क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। क्लियर हो गया। चलो, देन उत्पादन के शून्य होने पर, यानी मान लो आपने उत्पादन किया ही नहीं है, उत्पादन आपका 0 है, तो ऐसे केस में इसने बोला स्थिर कारक तब भी अस्तित्व में होंगे, स्थिर कारक तब भी मौजूद होंगे। अगर आपका उत्पादन 0 हो जाता है तो भी स्थिर कारक कुछ ना कुछ होते हैं, जबकि उत्पादन के शून्य होने पर परिवर्तनशील कारकों की मात्रा भी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो देखो यहीं पे याद कर लो 4 के 4 पॉइंट मैंने देखो क्या बताया है। पहला, स्थिर कारक वे कारक होते हैं जिन्हें अल्पकाल यानी शॉर्ट रन बोलो, शॉर्ट पीरियड बोल दो, ठीक है, में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि इनको शॉर्ट पीरियड यानी जो अल्पकाल है उसमें परिवर्तित किया जा सकता है। ये सिर्फ अल्पकाल में देखने को मिलते हैं, ये अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में ही मौजूद होते हैं, अस्तित्व में होते हैं, ठीक है ना। उत्पाद के साथ संबंध ये होता है कि अगर उत्पादन में परिवर्तन करोगे तो भी स्थिर कारकों में परिवर्तन नहीं आएगा, उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तनशील कारकों में भी क्या जाता है? परिवर्तन आ जाता है। अगर आप उत्पादन को के स्तर को शून्य कर देते हो, यानी उत्पादन के शून्य होने पर अगर आपका उत्पादन 0 हो जाता है तो ऐसे केस में स्थिर कारक तब भी अस्तित्व में होंगे, वो 0 नहीं होते हैं, याद रखना। जबकि उत्पादन के शून्य होने पर परिवर्तनशील जो कारक होते हैं वो भी क्या होते हैं? शून्य हो जाते हैं। क्लियर हो गया। आगे उदाहरण की बात करें तो भूमि यानी लैंड, प्लांट, मशीनरी, ठीक है ना, आदि स्थिर कारक के उदाहरण है, जबकि श्रम यानी लेबर हो गया, कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल आदि परिवर्तनशील कारकों के उदाहरण है। तो एक छोटा सा डिफरेंस था, ठीक है। मैं इसको डिफरेंस सेक्शन में डालने वाला हूं, तो ये पोर्शन तो मैं चलो वहां भी रख दूंगा, ठीक है। बट अभी हम आगे बढ़ते हैं, बाकी बच्चे इसको आगे देखेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी इसको मैं मिटा करके आगे लिखता हूँ बेटा, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अब हमें पढ़ना, देखो इसमें 2 तरह के नियम होते हैं। उत्पादन का जो फलन जो चैप्टर है इसमें 2 तरह के नियम होते हैं। एक है कारक के प्रतिफल का नियम। कौन सा है? कारक के प्रतिफल का नियम, जिसको ये भी बोलते हैं परिवर्ती अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं? परिवर्ती अनुपात का नियम या साधन के प्रतिफल का नियम। ये सारे नाम इसी के हैं। कारक के प्रतिफल का नियम,
परिवर्ती अनुपात का नियम या साधन के प्रतिफल का नियम। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, यही पढ़ना हमें यही पढ़ना है। इसको पढ़ाया नहीं जाता, ज्यादातर हटा दिया गया है इसको, ठीक है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। मेन आपका ये है जो कि आता ही आता, मैक्सिमम पूछा जाता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। कारक के प्रतिफल का नियम, इसको परिवर्ती अनुपात का नियम भी कहते हैं या इसको साधन के प्रतिफल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ लागू होता है? अल्पकाल में लागू होता है। ये कहाँ पे लागू होता है? अल्पकाल में लागू होता है। जबकि दूसरा जो है आपका पैमाने के प्रतिफल का नियम है। कौन सा है? पैमाने के प्रतिफल का नियम, जो कि कहाँ लागू होता है? दीर्घकाल में लागू होता है। तो ये दीर्घकाल में लागू होता है ये वाला नियम, और ये कहाँ पे होता है? अल्पकाल में लागू होता है, ठीक है। तो हमें ये वाला पढ़ना है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, फटाफट से नोट डाउन करो बेटा। तो आगे देखिए, देखो हमने स्थिर कारक और परिवर्तनशील कारक के बारे में हमने जान लिया, समझ में आ गया। देन अब हम बात कर रहे हैं कि जो नियम होते हैं, उत्पादन फलन के अंतर्गत जो नियम होते हैं, वो दो तरह की बात हुई है। एक तो वह साधन के प्रतिफल का नियम, जिसको कारक के प्रतिफल का नियम भी कहते हैं, और जिसे क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या परिवर्ती अनुपातों का नियम भी कहते हैं, समझ में आ गया। और दूसरा जो हमारा पैमाने के प्रतिफल का नियम है, जो कि नहीं पूछता, मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। ऐसा कुछ खास उसमें नहीं है, ठीक है। मेन जो है आपका ये वाला है। अब दिक्कत सबसे बड़ी बात यह है कि इसके नाम जो है बहुत सारे हैं बेटा। इसके नाम क्या है? काफी सारे नाम इसके देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे केस में हम करें तो करें क्या, ठीक है ना। तो देखो एक बढ़िया तरीका तो ये बेटा, आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। पहली बात तो नाम पता होने चाहिए सारे। और दूसरा क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी आप ध्यान में रख लो तो ज्यादा बढ़िया है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए इसको साथ में, ताकि आपको याद रहे इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया? और इसको याद रखना ही रखना है आपको, इंग्लिश वाला पॉइंट, ठीक है। तो परिवर्ती अनुपात का नियम कहता है क्या है कि यह नियम केवल अल्पकाल में लागू होता है। पहली बात तो ये मैंने आपको बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि यह अल्पकाल में ही लागू होता है, और अल्पकाल में लागू होने के कारण साधनों यानी कारकों में दो प्रकार का गुण पाया जाता है। बात को समझना, पहले तो यह नियम सिर्फ अल्पकाल में लागू होगा, दीर्घकाल में नहीं होगा। नंबर दो, अल्पकाल में लागू होने के कारण साधनों यानी कारकों में दो प्रकार का गुण पाया जाता है, जिसमें आपको स्थिर साधन भी दिखेंगे और परिवर्तनशील साधन भी दिखेंगे। एक कारक जो है यानी एक साधन आपका परिवर्तनशील होगा, बाकी सारे यहाँ पे क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, क्योंकि आप में इतना टाइम नहीं होता कि आप सबको चेंज कर सको। तो इसमें आपको स्थिर साधन भी दिखेंगे और परिवर्तनशील भी दिखेंगे, ठीक है ना। यानी एक कारक आपका परिवर्तनशील होगा, बाकी सारे क्या होंगे? आपके फिक्स होंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर कारक के साथ साथ, यानी जो आपका फिक्स फैक्टर है उसके साथ साथ, जैसे परिवर्ती कारक की अधिक से अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्थिर कारकों के साथ साथ जैसे आप परिवर्तनशील जो कारक है या परिवर्ती कारक है उसकी अधिक से अधिक इकाई का प्रयोग करते हो, तो एक ऐसी स्थिति अवश्य आती है जब परिवर्ती कारक का अतिरिक्त योगदान, यानी परिवर्ती मतलब जो एक्स्ट्रा वाला जो है, जो चेंज हो रहा बार बार, तो उसका जो चेंज हो रहा है उसका जो अतिरिक्त योगदान है, अतिरिक्त को बोलते हैं बेटा सीमांत उत्पाद की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? सीमांत उत्पाद। वो क्या हो जाता है बेटा? आपका कम हो जाता है। ध्यान से समझना क्या बोलने जा रहा है। देखो पहले तो यह नियम केवल अल्पकाल में लागू होगा। अल्पकाल में लागू होने के कारण इस साधनों यानी कारकों में दो तरह का गुण पाया जाएगा। कुछ आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, नहीं मैक्सिमम आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे? स्थिर मिलेंगे, और एक आपको क्या मिलेगा? परिवर्तनशील कारक मिलेगा। यहाँ पे समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 2, यानी यहाँ पे दोनों तरह के मिलने के बाद स्थिर और परिवर्तनशील साधन तो आपको मिल ही रहे हैं, यहाँ पे कारक तो मिल ही रहे हैं। बट उसने बोला आगे कि इस नियम के अनुसार जब आप स्थिर कारक के साथ साथ परिवर्तनशील कारकों की अधिक से अधिक इकाइयों का प्रयोग कर रहे हो, यानी परिवर्ती जो कारक है उसके अधिक से अधिक इकाइयों का आप लगातार प्रयोग कर रहे हो, तो ऐसे केस में एक ऐसी स्थिति अवश्य आएगी जब परिवर्ती कारक का, यानी जो चेंज हो रहे कारक उसकी बात कर रहा, तो परिवर्ती कारक का अतिरिक्त योगदान, जो अतिरिक्त योगदान था, जो एक्स्ट्रा जो वो एफर्ट दे रहा है, वो उसको सीमांत उत्पाद भी कहते हैं। बेटा कहते हैं सीमांत उत्पाद। तो परिवर्ती कारक का जो सीमांत उत्पाद है या अतिरिक्त योगदान है वो बेटा वो कम होने लग जाएगा। क्या हो जाएगा? कम होने लग जाएगा। तो इसमें मेन जो बात वो यही लिखी है कि सीमांत उत्पाद आपका कम होते होते नेगेटिव चला जाता है। अर्थात सीमांत उत्पाद यानी एमपी पहले बढ़ता है, फिर घटता है और अंत में ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, बात को समझना। सीमांत उत्पाद यानी एमपी पहले बढ़ेगा, फिर घटता है
और अंत में ऋणात्मक हो जाएगा, ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसलिए यही बोला गया है कि जो परिवर्ती कारक है उसका अतिरिक्त योगदान यानी जो एमपी है आपका वो कम हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। इसे ह्रासमान सीमांत उत्पादन का नियम भी कहते हैं। कई बार पेपर में ये इस नाम से क्वेश्चन आ जाता है कि ह्रासमान सीमांत उत्पादन का नियम क्या होता है, तो बच्चे उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही आपको लिख के आना है, ठीक है ना। और ये लाइन जरूर लिखनी है उसमें कि सीमांत उत्पाद इसके अंतर्गत पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा और देन उसका ऋणात्मक हो जाएगा, यानी नकारात्मक बोल सकते हो, ऋणात्मक बोल सकते हो। क्लियर हो गया। अब परिवर्तनशील जो अनुपात का जो नियम है उसकी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ अजम्पशन है, वो ध्यान रखनी है। क्या है? नंबर 1, केवल एक कारक ही यहाँ पे परिवर्तनशील होता है और अन्य कारक यहाँ पे स्थिर होंगे। मैंने आपको पहले बता दिया, सिर्फ एक कारक आपका परिवर्तनशील होगा, बाकी सारे यहाँ पे स्थिर होते हैं। क्लियर हो गया। नंबर 2, ये केवल अल्पकाल में ही लागू होता है। ठीक है, किसमें लागू होता है? शॉर्ट पीरियड के टाइम पे ही ये लगेगा। इसमें तकनीक को स्थिर माना जाता है, इसका मतलब तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तकनीक में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ परिवर्तनशील कारकों की इकाइयां, जो परिवर्तनशील कारकों की जो इकाइयां है वो सजातीय मानी गई है बेटा। जो परिवर्तनशील कारक मतलब जो चेंज होने वाले कारक है उनकी इकाइयां सजातीय, सजातीय मतलब एक जैसी होती है। क्या होती है? एक जैसी। तो इसके एजम्पशन के ऊपर भी कई बार एमसीक्यू उठ करके आ जाता है, सीधे क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको याद रखनी है कि केवल एक कारक आपका परिवर्तनशील होगा, बाकी सारे स्थिर होंगे। नंबर 2, अल्पकाल में लागू होगा। नंबर 3, तकनीक स्थिर रहेगी, यानी तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और नंबर 4, परिवर्तनशील कारकों की इकाइयां सजातीय है, यानी एक जैसी होती है। तो एक काम करते हैं, इस पार्ट को यहीं पे रोक लेते हैं यार, ठीक है ना। एक और पार्ट बनाते हैं, पार्ट नंबर 4, और वहां पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मेन फोकस हमारे इसी के ऊपर है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के धन्यवाद दोस्तों।